नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का एक बार फिर से मैं बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम के लिए देखिए समय कम रह गया है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कम समय में आप कर लूं और हम फैक्ट्स के रिवीजन पर ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि चीजों को समझने का, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का टाइम जा चुका है, वो सब आपका प्रिपेयर हो चुका है। अब जो जरूरत है वो है फैक्ट्स को अच्छे से तरीके से जो है रिवाइज करने की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ आपको भारतीय दर्शन यानी कि जो इंडियन फिलोसफीज हैं और उनके जो प्रवर्तक है, इनके प्रोमोटर्स है, उनकी लिस्ट दी गई है और आपने सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले देखते हैं सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के लिए देखिए कौन थे, तो जो हमारे महर्षि कपिल थे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मीमांसा दर्शन की, तो महर्षि जैमिनी इसके प्रवर्तक थे। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो देखिए महर्षि कणाद थे और वेदांत दर्शन की बात करें तो महर्षि व्यास थे। कई बार देखिए महर्षि व्यास को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैंने प्रॉपर रिसर्च की है। देखिए महर्षि व्यास का नाम जो हम जनरली जानते हैं वो महाभारत के या फिर आप कह सकते हैं गीता के उससे जानते हैं, लेकिन ये माना जाता है श्रुतियों के अनुसार कि जो वेदांत दर्शन है, ठीक है, इसके जो आप कह सकते हैं प्रमोटर जो थे वो व्यास थे। और इसके बाद फर्दर देखिए इसके जब अलग अलग आप कह सकते हैं शाखाएं निकली, जैसे अद्वैत वेदांत निकला तो शंकराचार्य हो गए, है ना। इसी तरह विशिष्ट द्वैतवाद मिला या फिर द्वैताद्वैतवाद निकला, तो वो सब फिर अलग निकले। लेकिन एकदम स्टार्टिंग की अगर बात की जाए, वेदांत दर्शन की बात की जाए कि जो वेदांता फिलॉसफी थी उसको प्रमोट किसने किया, तो वो फर्स्ट कौन थे, तो वो देखिए महर्षि व्यासी थे। तो इस चीज को आपने जो है कंफ्यूजन में नहीं रखना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सही मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं हमारा सही कौन सा बैठता है। तो आंसर नंबर बी, क्योंकि देखिए हमारा 2 देन 1 3 एंड 4, ठीक है, ये आता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही मिलान करना है। तीर्थंकर आपको दिए गए हैं, प्रतीक आपको दिए गए हैं। अच्छा आपको याद होगा लास्ट की वीडियो में मैंने आपको विमलनाथ पढ़ाया था, अगर वो भी आपको याद है तो देखिए विमलनाथ को अगर आप वराह से मिलान कर देते हैं तो C3 कहाँ कहाँ रहा है, तो या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, राइट। अगर आपको इतना भी इसके बाद याद है कि जो संभवनाथ थे उनका देखिए अश्व जो है प्रतीक था। अब देखिए 1 आ रहा है पहले के साथ, तो इसका मतलब डी कहीं ना कहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर 4 में से देखिए आपको एक पक्का पता है और दूसरे के बारे में आपको थोड़ा आइडिया है, तो भी आंसर निकालना थोड़ा सा आसान देखिए हो जाता है। अच्छा उसके बाद सुमतिनाथ है तो उनका लाल हंस था और मुनि श्रुवत जो है उनका कछुआ था, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ जैन ग्रंथ दिए गए हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, आपको जो है लिस्ट को मैच करना है। तो देखिए परिशिष्ट पर्वन ये जो है ये लिखी थी हेमचंद्र ने, ठीक है। प्रवचन सार जो है वो कुंद जो थे इन्होंने लिखी थी, सही मैच है। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी, राइट। और कल्प सूत्र तो भद्रबाहु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो जो सेकंड विकल्प है वो आपका सही सुमेलित है, यही आंसर हो जाएगा इनके बी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए मध्य पुरापाषाण काल के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है मध्य पुरापाषाण काल में जो उपयोग किए जाते थे जैसे कुदाल, छिद्रक, गंडासा, ये पत्थर के उपकरण जो होते थे ये किन किन स्थानों से हमें मिले थे, कि बहुत सारे स्थानों से मिले हैं, जैसे जो सोन, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी की घाटियां हैं। इसके अलावा जो सिंधु और झेलम के बीच में पोटवार का पठार पड़ता है, फिर जो पेशावर के पास पाकिस्तान में संधाओं की गुफा है वहां से ये सब मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए पोटवार का पठार और संधाओं की गुफा, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाणकालीन शैल कला स्थल मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त नहीं किया गया है। एमपी के देखिए आपको बहुत सारे स्थल याद भी होंगे, कुछ लेकिन नहीं भी याद होंगे, तो आइए इन सबको एक बार देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भीमबेटका गुफाएं, खारवार, जो ओरा और कटौतिया, ये देखिए मध्य प्रदेश के हैं। वही सुंदरगढ़ और संबलपुर ये उड़ीसा से है। इजुथु गुहा ये देखिए केरल से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो जो सुंदरगढ़ है ये नहीं आएगा, क्योंकि ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का है, राइट। और जो आपका खारवाड़ और कठोतिया है ये आपका देखिए कहाँ से हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है, ए। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनकी अवधि के आधार पर आरोही क्रम में जो है आपको लगाना है। तो मतलब इनका हमें ईयर पता होना चाहिए। तो घाघरा का युद्ध ये देखिए कब हुआ, ये हुआ आपका 1529 में, ठीक है, यही डेट थी। खानवा के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था आपका 1527 में, और चंदेरी के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1528 में। अब लगा लीजिए, पहले सेकंड आना चाहिए, देन थर्ड एंड देन आपका फर्स्ट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवें प्रश्न में देखिए आपको कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिए गए हैं, उनके जन्म के वर्ष के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको लगाना है, राइट। आइए पहले इनके जो जन्म की डेट है उनको हम देख लेते हैं। मलूक दास का जो जन्म हुआ था ये देखिए 1574 में हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गुरु घासीदास का जो जन्म था ये 1756 में हुआ था, ये थोड़े नए ही थे। जो गुरु नानक है वो 1469 थे, और जो नामदेव है वो देखिए 1270 था। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर लगाना है तो सबसे पहले आएंगे नामदेव, देन गुरु नानक, फिर मल्लुकदास आएंगे और फिर गुरु घासीदास आएंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आठवें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच 1658 में लड़ा गया था, और कौन सा युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। देखिए सामूगढ़ का युद्ध जो कि 1658 में हुआ था ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था, दोनों भाई भाई थे। कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नौवें प्रश्न में देखिए दक्षिण के राज्य और उनसे संबंधित शासक आपको दिए हुए हैं, तो इसमें पूछा गया है सही कौन सा है। देखिए जब सही पूछा हो ना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है प्रश्न का उत्तर निकालना, क्योंकि चारों में से अगर आपको सही वाला पता है तो बाकी तीन आपको नहीं भी पता है तब भी देखिए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि पलक्का के शासक तो देखिए उग्रसेन थे, तो अब बाकी तीन के बारे में मुझे नहीं भी नॉलेज है, तो क्योंकि सही पूछा है तो भाई सही एक ही तो हो सकता है ना चारों में से, अगर 1 2 3 2 3 4 इस तरह के ऑप्शन नहीं दिए गए तो बस यहाँ पर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ऐसे ही देखिए कई बार ना और जो प्रश्न होते हैं उनको निकालने की ना कोशिश किया कीजिए, ठीक है। कई बार हर चीज पता होनी भी देखिए पॉसिबल नहीं होती है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस गेस भी जरूरी होता है। खैर 10वां प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है किस पुरातात्विक स्थल से सिर्फ फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सजावटी ईंटें प्राप्त की गई है। तो ये जो सजावटी ईंटें हैं देखिए कालीबंगन से मिली थी, और क्योंकि यहाँ नहीं दिया गया है तो डी इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं आंसर हो जाएगा। देखिए रोपड़ क्यों फेमस है, क्योंकि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण यहाँ से मिले थे। सूरकोटदा इसलिए फेमस है क्योंकि घोड़े की हड्डियां यहाँ से मिली थी, यूपीएससी नहीं मानता है बट पीसीएस मानता है। धोलावीरा तो देखिए बहुत अच्छी वाटर ड्रेनेज प्रणाली या वाटर स्टोरेज प्रणाली जो है यहाँ से मिली थी, ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न में आपसे गलत विकल्प का चयन देखिए पूछा है। जो मौर्य काल था उसमें जो अधिकारी होते थे उनको क्या क्या बोला जाता था, समाहर्ता राजस्व कलेक्टर होता था, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए जो प्रशस्ति होता था वो दरअसल कारागार का प्रमुख होता था, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को। इसके बाद जो क्रमांतिक होता था वो उद्योग और कारखानों का प्रमुख होता था, और प्रदेशी का तो आपको पता होगा जिला प्रशासन। तो यहाँ से उत्तर क्योंकि गलत पूछा है तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। 12वें प्रश्न में सही विकल्प जो है आपको बताना है। कुछ राजवंश उनके संस्थापक हैं। देखिए जब भी किसी राजवंश के संस्थापक की बात आती है ना, हिस्ट्री की अलग अलग बुक्स कई बार अलग अलग आंसर देती है, क्योंकि किसने फाउंड किया ये बहुत मुश्किल हो जाता है पता करना। आगे चल के तो आपको अभिलेख वगैरह मिलते हैं, लेकिन एकदम स्टार्टिंग का पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देखते हैं पल्लव राजवंश, देखिए तो श्री विष्णु इनका कुछ बुक्स में बताया गया है। कदम राजवंश की बात करें तो मयूर शर्मा, गढ़वाल राजवंश की बात करें तो चंद्रदेव, और उत्पल राजवंश देखिए अवंती वर्मन। सही पूछा गया है तो ए आपका आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। किस राजवंश की राजधानी पेन्नुकोंडा थी। तो देखिए जो पेन्नुकोंडा राजधानी थी वो अराविडु राजवंश की थी, तो डी यहाँ से उत्तर हो जाएगा। सिंपल फैक्ट्स को ध्यान रखिए, रिवीजन आपका बस ये टेस्ट जो है कराएंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम है। तो देखिए 14वां प्रश्न गलत विकल्प का यहाँ पे आपको जो है चयन करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं खजुराहो के मंदिर कहाँ है, छतरपुर मध्य प्रदेश में। चंदेल राजवंश ये भी ठीक है। रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर देखिए तेलंगाना में वारंगल जो आएगा है ना, वारंगल में, वो काकतीय राजवंश ने करवाया था। तो कौन सा राजवंश, काकतीय, यानी कि यही गलत है। उसके बाद हजारा राम मंदिर तो देखिए विजयनगर राजवंश कर्नाटक भी ठीक है, और विरूपाक्ष मंदिर तो पड़क्कल कर्नाटक चालुक्य राजवंश भी ठीक है। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन में सही विकल्प का आपको चयन करना है। नगर दिए गए उनके संस्थापक
पुस्तक दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने देखिए बहुत बार पढ़ा भी है कि जो मान्य खेत है वो अमोघ वृक्ष ने स्टैब्लिश किया था, है ना, तो ये तो राइट हो गया। परिहासपुर ललितादित्य आ जाएगा, पाटलिपुत्र उद्यान आ जाएगा, और जो वातापी है पुलकेशिन प्रथम आ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 16वें प्रश्न में पूछा गया है कौन सा प्राचीन स्थल हिरण्यवती नदी जो है उसके पास अवस्थित था। तो देखिए कुशीनगर जो है वो हिरण्यवती नदी में अवस्थित था, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया कौन सा सही विकल्प नहीं है सुमेलित। तो प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता आपको दिए गए हैं। तो पय्यमपल्ली के उत्खननकर्ता तो देखिए एस.आर. राव थे। जो भगवानपुरा था तो जे.पी. जोशी इसका आंसर आ जाएगा। बालाथल की अगर बात करें तो वी.एन. मिश्रा आएंगे, शर्मा जी नहीं आएंगे, मिश्रा जी आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर पिछली हाल की बात करें तो एफ रेमंड ऑलचीन, ये बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से सी हमारा आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न में पूछा गया है जो नैषाधि या चरितम पुस्तक है, नैषाध्या चरितम पुस्तक, इसकी रचना किसने की थी। तो देखिए श्री हर्ष जो है उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी, तो सी आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न की बात करते हैं, विषम विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कि 3 मैच करते हैं, 1 मैच नहीं करता। तो दीवाने बदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात तो फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इश्तियाक ये भी देखिए फिरोज शाह तुगलक, लेकिन आपको ध्यान होगा दीवाने मुस्तकराज इसके साथ देखिए अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है, तो इसका मतलब डी ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 20वें प्रश्न की, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। दिल्ली सल्तनत में कुछ अधिकारी जो होते थे उससे संबंधित ये है। तो वकील ए दर ये कौन होता था, देखिए शाही घराने का नियंत्रक होता था, कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, और बहुत ज्यादा पावरफुल ये आदमी भी होता था। ठीक है, बरीद मुमलिक तो देखिए ये राज्य समाचार एजेंसियों का प्रमुख होता था। दाहिर मुमलिक शाही पत्राचार का प्रमुख होता था। अमीर हाजिर तो शाही दरबार के प्रभारी अधिकारी होते थे, तो ए हमारा यहाँ पर आंसर जो है हो जाएगा। बात करते हैं 21वें प्रश्न की, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो हिंदू पेट्रियट समाचार पत्र गिरीश चंद्र घोष, ये बिल्कुल ठीक है। सोम प्रकाश समाचार पत्र, तो देखिए सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है इसका तो आपको याद ही है कौन कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, वेरी फेमस। लेकिन एक और नाम याद रख लीजिएगा कि जो द्वारकानाथ विद्याभूषण थे ना उनके साथ मिलकर ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पेपर को बेसिकली लेकर आया था, तो ये गलत हो जाएगा। सुधारक समाचार पत्र गोपाल गणेश आगरकर, और राष्ट्रगोफ्ता तो दादा भाई नौरोजी, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें एम ए जिन्ना ने 1909 के अधिनियम के द्वारा जो पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी उसको सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया गया था, और उस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के सत्र की अध्यक्षता किसने की थी ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो देखिए सोचिए किन्होंने की होगी। दरअसल 25वां अधिवेशन था जो इलाहाबाद में हुआ था 1910 में, और सर विलियम वेडरबर्न जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, तो यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया गया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 23वें प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान पूना समझौते के बाद यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन को तोड़ा गया था। देखिए जो ये 23वां प्रश्न है ना इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो लॉर्ड विलिंगटन था वो 1931 से 1936 था, और पूना समझौता हुआ 1932 में, और तब वो जो है उन्होंने आमरण अनशन तोड़ा, तो कहीं ना कहीं ये इसी के कार्यकाल में पड़ता है, तो लॉर्ड विलिंगटन इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 24वें प्रश्न की, कह रहा है सही वाक्य से संबंधित जो नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। बंगाल और विभाजन के बाद जो सर रेड क्लिफ के अधीन 2 सीमा आयोगों की नियुक्ति ये किसने की थी, तो आपको याद ही होगा तो माउंटबेटन ने की थी, है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या कौन सा बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 25वें प्रश्न की बात करते हैं, बोल रहा है सही विकल्प का जो है आपको चयन करना है। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे क्या हुआ था, केरल में मोपला विद्रोह। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, अच्छा ये कब हुआ था, 1921 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 वाले हम कहते हैं ना कि चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार आए थे, है ना। फिर देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय हिंदू महाजन सभा, ये गलत है क्योंकि जो हिंदू महाजन सभा की स्थापना हुई थी वो दरअसल हॉर्डिंग के टाइम पर हुई थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है, केवल पहला और दूसरा, ए आंसर हो जाएगा। 26वें प्रश्न में कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो देखिए विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई, 1902 में हुई। ठीक है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट तो ये थोड़ा पहले आ गया था 1899 में। फिर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये 1904 में, और बंगाल प्रेसिडेंसी का निर्माण देखिए 1911 में। अब सबसे पहले क्या हुआ, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, यानी कि 2 आपका जो है पहले आना चाहिए, तो देखिए सी में आपका 2 पहले आया, यानी कि अगर आपको सिर्फ ये भी पता होता ना कि सबसे पहले कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आया तो भी आपका आंसर बन जाता। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने 27वें प्रश्न की ओर।
क्या कह रहा है कि कौन सी नदी महानदी के बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए बाएं किनारे की सहायक नदियां कौन कौन सी, शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब। दाएं किनारे की बात करें तो औंग, तेल और जोंक नदी है। तो यहाँ से देखिए औंग कौन सी है, ये दाएं किनारे की, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा ए। बात करते 28 क्वेश्चन की, कह रहा है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, कौन सी जगह से, जोर गांव से। तो 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। कोस्टा रिका की राजधानी है सेंट जोन्स, ये ठीक है। बहामास की राजधानी नसाउ, ये भी ठीक है। सूरीनाम की देखिए पैरामारिबो और एस्टोनिया की है टालिन। तो सही विकल्प कौन सा है, ए यानी कि कोस्टा रिका सेंट जोन्स, राइट। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, 30वां। भूमध्य रेखा कितने एशियाई देशों से होकर गुजरती है और भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती। देखिए हम यहाँ पे एशियाई देशों की बात कर रहे हैं, तो ये दरअसल हमारी जो है 3 एशियाई देशों से होकर गुजरती है, और मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, है ना, ये तीनों के तीनों आते हैं। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती तीनों से ही जो है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीज का ध्यान रखिएगा, जो किराबाती है एक्चुअली उस देश के लैंड से जो है होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, उससे संबंधित जो वाटर है वहां से होकर गुजरती है। तो देखिए कई बार ये हो सकता है कि अगर देश की बात आ जाए तो केवल 2 कंट्री एशिया में आ जाए, कौन सी, मालदीव और इंडोनेशिया, क्योंकि किराबाती के लैंड से होकर नहीं गुजरती है, किराबाती के वाटर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा प्रश्न किस तरह का पूछा हुआ है, कैसे ऑप्शन दिए गए हैं, और उस पर जो है इसका आंसर जो है निर्भर करेगा। ये थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन मुझे लगी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोल दूं 3 और आपको वही याद हो जाए तो गलत हो जाएगा ना। तो कंट्री 2 है मालदीव और इंडोनेशिया, किराबाती के वाटर से होकर देखिए भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए अब बढ़ते हैं 31वें प्रश्न में, पानी के औसतन प्रयोग के बारे में आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि एक शहरी भारतीय औसतन प्रतिदिन लगभग 50 लीटर पानी का उपयोग करता है, किस किस चीज में वो यूज करता है, इस चीज को लेकर उसको आरोही क्रम में लगाइए। तो देखिए फ्लशिंग में 40 लीटर पानी प्रतिदिन जो है हर व्यक्ति यूज करता है। अगर बर्तन धोने की बात की जाए तो ये लगभग 20 लीटर है, और अगर गार्डनिंग, बागबानी की बात की जाए तो ये लगभग 23 लीटर बैठता है। ठीक है, अब यहाँ से लगा लीजिए बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले बर्तन धोना यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड आएगा, फिर क्या है बागबानी यानी कि थर्ड आएगा, और फिर आपका जो है फर्स्ट आएगा। तो यहाँ से बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय महाद्वीप में लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देशों में से नहीं है। तो कौन कौन है, देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूक्रेन और रूस वाला मामला चल रहा है, दोनों ही इसमें आते हैं। जैसे जो रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस है वो लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश है। तो आप देखेंगे ऑस्ट्रिया का नाम नहीं आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न, सही विकल्प का चयन करना है। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया का जो कालगुल्डी और कूलगार्डी क्षेत्रों में टीन के सबसे बड़े निक्षेप हैं। देखिए टीन के नहीं है, सोने के हैं, गोल्ड के हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पूछ रहा है क्या मुंबई में स्थित जो बॉम्बे हाई क्षेत्र है वो भारत में एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में प्राकृतिक गैस के संसाधन है। देखिए अगर पेट्रोलियम की बात करें तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, असम में डिगबोई है, मुंबई में बॉम्बे हाई है, कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा भी है। वही अगर प्राकृतिक गैस की बात करूं तो भारत में देखिए जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन जो है मिलते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो देखिए मुंबई हाई मतलब हाँ आ जाएगा, और उत्तर पूर्वी राज्य का मतलब कौन सा आ जाएगा, तो त्रिपुरा आ जाएगा। तो मतलब सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण प्रचलित नहीं है। तो देखिए आप थोड़ा एरिया से ही सोचिए, जो सहारा है उसका तो अर्ध शुष्क प्रदेश है, तो पशुचारण होता ही होगा, है ना। राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में देखिए भेड़, बकरी, ऊंट वगैरह पालते हैं। लेकिन जो दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया देखिए एक इंडस्ट्रियलाइज रूप से फेमस एरिया है, तो मतलब यहाँ नहीं होता होगा। तो यहाँ से दक्षिण एशिया आप ऐसे सोच के भी आंसर निकाल सकते हैं। 36वां, विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो सही विकल्प नहीं है उसका चयन कीजिए। तो आप यहीं से निकाल लीजिए, झूमिंग कृषि क्या है, इसको देखिए उत्तर पूर्वी भारत में बोला जाता है, ये गलत है, तो गलत ही पूछा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सही है। ठीक है, 37 क्वेश्चन,
गलत विकल्प का चयन करें। पटसन फसल से जो है संबंधित आपको बताना है। ठीक है, इसे सुनहरे रूसे के गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, सही बात है। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से डेवलप होता है, ये भी ठीक है। उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु किसको आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या ये भी सही है? तो जी हाँ, ये भी देखिए सही है। फिर कह रहा है ये फसल उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाती है। अब अच्छा देखिए, हमने उच्च तापमान की बात की, भारी वर्षा की बात की, है ना। तो क्या ये सारी जो मैंने चीजें बताई, क्या ये सब ट्रॉपिकल रीजन की? कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रीजन से संबंधित लगती है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। तो इसका मतलब यही की इंफॉर्मेशन से आप इस वाली स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। तो यही फिर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न जो है सॉल्व करने की एक क्षमता को विकसित कीजिए धीरे धीरे। फिर आपका टिस्को की शुरुआत कब की गई? झारखंड में स्वर्ण रेखा कौन सी नदियों के समीप साक्षी में की गई? तो देखिए, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड 1907 में इसकी जो है स्थापना की गई और ये स्वर्ण रेखा जो खरकई नदी है उसके संगम के समीप साक्षी में हुई थी। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा निकल आएगा? तो सी देखिए आपका आंसर हो जाएगा। 39 प्रश्न कह रहा है जो प्रॉपर्टी, मेटल और क्रूड है वो मिलकर पृथ्वी का निर्माण करते हैं। अच्छा, पृथ्वी के निर्माण में उनकी भागीदारी कहते हैं कि प्रॉपर्टी तो बहुत ही कम है, मेटल सबसे ज्यादा है, क्रूड कहीं ना कहीं बीच में पड़ती है। तो देखिए अब बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो तो आयतन का केवल 1% है, मेटल जो है वो लगभग 84% है, वो जो क्रूड है वो आयतन का 14% बनता है। तो यहाँ से ए आपका आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न सही विकल्प आपको बताना है। स्टेटमेंट देखते हैं, मध्य मंडल अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं कि मेसोस्फीयर में जो मेट्रॉइड्स आते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस लेयर में आते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है कि जो दिस लेयर इज यूज्ड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो संचार के लिए की जाती है कौन सी? थर्मोस्फेयर। तो आपको याद आ रहा होगा यार, हमने तो ना आयनोस्फेयर पढ़ा था कि आयनोस्फेयर जो है रेडियो कम्युनिकेशन के यूज होती है। आपने ठीक पढ़ा था, आयनोस्फेयर को देखिए थर्मोस्फेयर के यूज में भी रिफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो आयंस होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे हीट पैदा कर देते हैं, तो गर्म होती है लेयर। फिर देखिए ये कह रहा है कि तीसरा कौन सा? दिस लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल गैसेस कमिंग फ्रॉम द सन, एक्सोस्फेयर, यानी कि सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमें रक्षा करती है, बहिर्मंडल। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए वो तो समताप मंडल है ना जिसमें ओजोन है, और ओजोन पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक छतरी का काम करती है। तो यहाँ पे देखिए पहली स्टेटमेंट ठीक है और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, तो ए जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राइट, इसी तरह से प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, कौन सा है? 41वां, पृथ्वी पर मौजूद जो संपूर्ण ताजा जल है उसके हिसाब से किस सोर्स में जो है जल का प्रतिशत सबसे कम है, ये आपको बताना है। और उसकी बात करें तो देखिए जो 97.3% है वो तो खारा ही पानी है। इसके बाद जो फ्रेश वाटर है उसमें सबसे ज्यादा देखिए 2% आइस कैप्स में है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो 0.68% है। फ्रेश वाटर जो कि झील में है, लेक में, वो 0.009% है। ठीक है, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की तो 0.0019% और रिवर्स में केवल 0.001% है। तो आप ना अगर इस परसेंटेज को ध्यान से सुनेंगे तो आप जानेंगे कि नदियों में जो है सबसे कम ताजे जल का प्रतिशत है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि ऐसा होगा, बट ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। 42 क्वेश्चन में देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ? तो देखिए 1931 में हुआ। ठीक है, यानी कि 1931। उसके बाद दांडी मार्च की बात करें तो ये आपकी कब हुई? 1930 में हुई थी। व्यक्तिगत सविनय विज्ञान आंदोलन का शुभारंभ 1940 में माना जाता है और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो थी वो 1936 में हुई थी। ठीक बात है। अब यहाँ से आइए इनको लगा लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या आना चाहिए? अच्छा, ये 36 नहीं लिखा गया, इसको ढंग से लिख देते हैं। हाँ, तो कौन सा? देखिए सबसे पहला आना चाहिए आपका दांडी मार्च, यानी कि 2 यहाँ पर है। इसके बाद आपका कौन सा आना चाहिए? अखिल भारतीय किसान सभा, सॉरी, उसके बाद गांधी इरविन समझौता ने, यानी कि 2 और 1, और फिर आना चाहिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। तो देखिए ऑप्शंस ना यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में जिसका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पहले आना चाहिए 2, फिर आना चाहिए 1, फिर आएगा 4 और देन आएगा 3। तो ये जो है ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है शीतोष्ण पर्णपाती वन किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, और पूछ रहा है कौन सा वृक्ष जो है यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में से एक नहीं है। तो देखिए जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी भाग है, चीन का एक हिस्सा, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के भी जो तटीय प्रदेश है वहां पर मिलता है। इनकी विशेषता ये होती है कि ये जो है शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। प्रमुख पेड़ यहाँ के ओक और ऐश। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या यहाँ पर चीन, न्यूजीलैंड और चिली तीनों का ही नाम लिया था, और इसके अलावा ओक और ऐश और बीच है, तो
आते ही हैं, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं, और सागौन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थलों की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए सवाना, कंपोज और लानोस ये तो हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, लेकिन जो पैम्पोज है ये टेम्परेट, ठीक है, टेम्पलेट ग्रासलैंड है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थलों की श्रेणी में नहीं आता है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि जो ब्रोमिलाइड है ये क्या होता है। देखिए एक प्रकार का पौधा है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार का पौधा है जो पत्तियों में पानी को क्या है, संचित करके रखता है, तो आंसर डी हो गया। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सहारा मरुस्थल है वो कितने देशों से घिरा हुआ है, और सारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो दो प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो कितने देशों से, दरअसल ये 11 देशों से घिरा हुआ है। मैं एक बार नाम बोल देती हूँ, तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आंसर की बात करें तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 है और मोजाम्बिक इसको स्पर्श नहीं करता है। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। एमएसएमई निर्यात में वृद्धि से संबंधित उपायों का सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। देखिए वो समिति थी आरएस गुजराल समिति। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। सही विकल्प का चयन यहाँ पर आपको करना है। रूबेला वैक्सीन तो मैरिस हिलमैन सही है। रक्त समूह तो याद हो गया होगा आपको, देखिए कॉर्ड लेंस्टीनर है। उसके बाद देखिए पोलियो वैक्सीन तो जोनास एडवर्ड साल्क है, और पेनिसिलिन की बात की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो सही विकल्प कौन सा हो गया, ए, तो ए आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिमी भूदृश्य, थोड़ा सा मैप में थोड़ा सा लोकेशन देखे तो शिवालिक कहाँ है आपका, नॉर्थ वेस्ट में ही तो पड़ता है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। फिर पूर्वी मध्य कहाँ पर, देखिए आप देखिए ईस्ट वाला जो ये आपका छत्तीसगढ़, झारखंड है ना, ये वाला जो एरिया है उड़ीसा वाला, तो पूर्वी मध्य मयूर झरना पड़ता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। फिर पूर्व दक्षिण में मयूरभंज, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मयूरभंज आपका कहाँ पड़ता है, पूर्वी मध्य में ही पड़ता है, और मेघालय में खासी हिल्स, ये सही है। तो इसका मतलब जो सी है वो गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। विजुलाइज करने से भी कई सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। फिर 50 कह रहा है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। सामान्य नाम और रासायनिक नाम उनके दिए गए हैं। ठीक है, ब्लू विट्रियल ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। इसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगर कैलो मिल की बात करें तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। ठीक है, और जो क्विक लाइम है ये एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्चुअली स्लेक्ट लाइम है। ठीक है, तो डी ही यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत मैच है। फिर देखिए 3 सेम है, एक गलत है, उसका नाम आपको बताना है। तो आप देखिए जो नेकापट्टम की घेराबंदी है, पोर्ट नोवो की लड़ाई हुई थी और शोलिंगहोर का युद्ध हुआ था, ये तीनों 1781 डेट में माने जाते हैं। लेकिन जो तल्लीचेरी की घेराबंदी थी वो दरअसल 1782 में हुई थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, मराठा साम्राज्य कौन सी लड़ाई जीती थी। तो देखिए कुछ लड़ाइयों के नाम दिए गए, लसवरी की लड़ाई, भरतपुर की लड़ाई, खिड़का की लड़ाई और अलीवाल की लड़ाई। इसमें से अगर बात की जाए तो देखिए भरतपुर की जो लड़ाई है वो मराठा साम्राज्य ने जीती थी, तो बी आंसर हो जाएगा। 53 कौन सा 1851 में गठित रहनुमाई मजदाइसन सभा के संस्थापकों में से नहीं था। इसका गठन देखिए 1851 में हुआ, ये तो याद हो ही गया। कौन कौन संस्थापक थे, तो दादा भाई नेरोजी, जेबी वाचा, एस बंगाली और नौरोजी फुरदोनजी, तो तीनों ही थे, तो इसका मतलब डी इसमें से आंसर हो जाएगा। अब देखिए 54 क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। बालिका विद्यालय 1851 में कौन लेके आए, तो ज्योतिबा फुले, तो इसको तो ध्यान कर ही लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में कौन लेके आए, गोपाल कृष्ण गोखले। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में कौन लेके आए, दादा भाई नेरोजी। ठीक है, और पूना सार्वजनिक सभा तो 1866 में एमजी रनाडे। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन में सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। किसके बारे में, तो पूछा गया इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखिए इसकी स्थापना हुई बंबई में 1887 में, किन्होंने की, एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने की। तो यहाँ से आप देखेंगे कि तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में किस नेता की भागीदारी नहीं थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्टैब्लिश हुई, बरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग जो इससे संबंधित है, तो इसका
मतलब ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में यंग हस्बैंड शिष्टमंडल की स्थापना की गई थी? तो देखिए जो लॉर्ड कर्जन था उसने 1903 में इस यंग हस्बैंड शिष्टमंडल की स्थापना की थी, तो डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 58, कुमायूं और गढ़वाल जो कि नेपाल से ले लिए थे 1816 में, वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लेकर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिए गए थे? जल्दी बताइए कौन सा है। जी हाँ, आपने सही बताया, लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की, सही विकल्प का चयन कीजिए। धातु और अयस्क आपको देखिए दिए हुए हैं। एल्युमिनियम का आपको बताना है तो कोरंडम, ठीक है, इससे मैच हो जाएगा। तांबा देखिए मैल्काइट, उसके बाद बात करते हैं मरकरी की तो सिनेबार, ठीक है, और जिंक की कैलामाइन। तो यहाँ पे मैच सही कौन सा है? सी, सी हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं की है वो यहाँ पर आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क, ये बिल्कुल ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये कहाँ पे? ये देखिए पेरिस यानी कि फ्रांस में है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, ये ठीक है, मतलब सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन, नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत के दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? टॉप 3 की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। तो दूसरे कौन से? गुजरात राइट आंसर। 62 क्वेश्चन, नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े मक्का उत्पादक राज्यों का चयन करना है। तो सबसे बड़े कौन से मक्का? कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कौन सा हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा 62 का। 63 की बात करते हैं, कौन सा राज्य भारत के टॉप 3 तसर रेशम उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये टॉप 3 है, तो इसका मतलब ये तीनों ही आते हैं, डी आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा के अनुसार सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में शेष तीसरे राज्य का नाम बताएं। देखिए आंकड़ों को लेकर कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, हम लेटेस्ट अपडेट लाने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कई बार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जहां तक अपडेट होता है उसको लेकर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो लेट अपडेट भी करते हैं। तो ध्यान रखा कीजिए हम किस डेट के संदर्भ में बोल रहे हैं। कई बार होता है कि ये आंसर नहीं कुछ और था, लेकिन आप डेट देखिए ना कि वो कौन सी डेट के संदर्भ में आपको आंसर बताया गया है ना। खैर, तो नवीनतम की बात करें तो इसमें देखिए बात करते हैं कि कौन सा पूछा गया सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में। तो देखिए कौन से टॉप 3 है? राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। तो इसने पूछा शीर्ष तीसरे राज्य का नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर कौन सा है? तो गुजरात आपका आंसर हो जाएगा राइट। 65 क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं आप, मतलब मुझे लगता है कि आप लोग सफल जरूर होंगे, क्योंकि जो लोग इतना वीडियोस देख रहे हैं ना और उनको रिवाइज कर रहे हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो उनकी दिखाई देती है, क्योंकि इतने लंबे लंबे वीडियोस पूरे सुन पाना, उनको रिवीजन करना, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो इसी तरह लगे रहिए, आप सफल जरूर होंगे। चलिए अब 65 क्वेश्चन देखते हैं। अगर नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों की बात की जाए तो नाभिकीय विद्युत की स्थापित क्षमता की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए तमिलनाडु पहले स्थान पर है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे राजस्थान है। 66 क्वेश्चन, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार क्रूड रिजर्व की दृष्टि से कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर? देखिए क्रूड रिजर्व की अगर बात की जाए तो पश्चिमी अपतटीय फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर असम, गुजरात, फिर पूर्वी अपतटीय और फिर राजस्थान आ जाता है। तो दूसरा और तीसरा कौन सा हो गया? असम और गुजरात, यानी कि जो है ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। बोल रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले टॉप के 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत नहीं आता? देखिए बात करते हैं कौन कौन सा है। सबसे कम दशकीय जो वृद्धि है वो है लक्षद्वीप में 6.3% के लगभग है। इससे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप में है 6.9, एंड देन जो है चंडीगढ़ में 17.2%। अब पूछा गया है कौन सा इन 3 में नहीं आता? देखिए पुदुचेरी नहीं आता है। आइए 68 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात की दृष्टि से टॉप के 4th राज्य का आपको नाम बताना है। टॉप के 5 कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या है? सी निकल जाएगा। फिर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष के 5वें जिले का नाम जो है आपको बताना है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रयागराज, उससे कम है मुरादाबाद में, देन गाजियाबाद, देन आजमगढ़, और सबसे इन 5 में जो है फिर लखनऊ आता है। ये टॉप 5 है। तो ये पूछ रहा है कि 5वें जिले का नाम, तो लखनऊ जो है आंसर हो जाएगा ए यानी कि, ठीक है। इसके बाद 70वां क्वेश्चन, यूपी की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले निम्नलिखित में से किस जिले का जो है पहला स्थान है? ठीक है,
तो देखिए अगर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जिनका हाई लिटरेसी रेट है, पहला है गौतम बुद्धा नगर, दूसरा है कानपुर और जो तीसरा है वो आपका औरैया है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? देखिए डी हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्धा नगर दिया ही नहीं है। 71 क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। भारत में जनता को राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है माना जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग इस संविधान को अंगीकार करते हैं। इस तरह की लैंग्वेज देखिए संविधान में लिखी गई है, और हम सब लोग जो है, हम ही जो है राजनीतिक सत्ता के प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं। डेमोक्रेसी उसके हिसाब से वोट बनती है। ठीक है, चलिए सरकारें बनती है। फिर कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले हुआ था, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो सबसे पहले इमर्ज हुआ यूनाइटेड स्टेट में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए आंसर आ जाएगा। 72वां प्रश्न कह रहा है किसके बिना किसी भी राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य नहीं कहा जा सकता। देखिए किसी भी चीज को अगर राज्य होना है तो 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है वहां जनसंख्या हो, एक भूभाग हो, सरकार हो, सॉवरेनिटी हो। लेकिन जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप संप्रभु ही नहीं है तो आपको एक राज्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से या तो आप क्या होंगे, किसी की कॉलोनी होंगे, या तो आप गुलाम होंगे, है ना कुछ होंगे, लेकिन सॉवरेन राष्ट्र आप नहीं होते हैं। तो संप्रभुता सबसे ज्यादा जरूरी है, वो दी नहीं हुई है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन कीजिए। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। वर्ड क्या है? शासन व्यवस्था, गवर्नमेंट सिस्टम। देखिए डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ क्या है? एक विचारधारा है, एक तरीका है, लेकिन जो शासन व्यवस्था है वो तो पार्लियामेंट्री है ना, संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सर्वप्रथम जो संसाधनात्मक सरकार है उसको ग्रेट ब्रिटेन में शुरू किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंशियल अमेरिका में, और जो पार्लियामेंट्री है वो ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कौन सा निकल आएगा? गलत पूछा है, ए आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य घोषित नहीं किया गया है? तो देखिए भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो डी देखिए इसका आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवी मावलंकर भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये जो वर्डिंग यूज की है ना, राजनीतिक जन्मपत्री, ये के मुंशी ने यूज की है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं। तो देखिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो बी पट्टाभी सीतामरैया है वो संविधान सभा की किस लघु समिति के अध्यक्ष रहे थे? ये देखिए सदन समिति थी, मतलब हाउस कमेटी आप इसको बोल सकते हैं। 77, सही विकल्प का चयन कीजिए। 22 जुलाई 1949 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया। 22 जुलाई तो ठीक है, बट ये 1947 होगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, ठीक बात है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया, ये भी ठीक है। तो सही विकल्प को क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, यानी कि बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। HBR अयंगार संविधान सभा के सचिव थे, ये भी ठीक है। और SN मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, ड्राफ्ट्समैन थे। इसको ध्यान रखिएगा, हम ड्राफ्ट कमेटी के हेड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि जो मुख्य प्रारूपकार थे वो कौन थे। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये SN मुखर्जी ही थे। कई बार भी भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर डाउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे SN मुखर्जी इसका आंसर होगा। तो ये भी ठीक है, तो सी आंसर देखिए हो जाएगा। 79 क्वेश्चन, कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता? नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना, राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण, संसद में गणपूर्ति। देखिए साधारण विधेयक से चीजें हो सकती हैं, लेकिन संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ये क्या है? ये हमारी डेमोक्रेसी, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा आप कह सकते हैं कि राज्यों के साथ एक भागीदारी में मिलकर जो शासन चलता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इस चीज को कोई भी सामान्य बहुमत से नहीं कर सकता है, इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। तो बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली संविधान के मूल ढांचे के तत्व के रूप में घोषित किया गया है। देखिए संविधान का जो मूल ढांचा है उसके बहुत सारे तत्व सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम घोषित किए हैं। पॉलिटी की जो लिस्टिंग वाली वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से कवर भी करवाया है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो स्वतंत्र न्याय प्रणाली है, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, ये उन्होंने कभी एक एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। तो ये उन्होंने किया
दरअसल ऑल इंडिया जजेस केस मामला जो हुआ था 2002 वाला, क्योंकि नहीं दिया है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा राज्य 1969 में गठित नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत नहीं था। तो देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये थे। कौन सा नहीं था? तो कर्नाटक नहीं था। इसके बाद आ जाते हैं 82 क्वेश्चन जो पूछ रहा है 371 जी किस पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो ये तो आपको याद भी हो गया होगा, मिजोरम, यानी कि ऑप्शन बी। 83 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के आदर्श लिया गया है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये देखिए जो हमारा रूसी कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से ली गई है, ऑप्शन सी। 84 क्वेश्चन नंबर 84 आपसे संविधान की जो छठी अनुसूची है उसके संबंध में पूछता है कि मेघालय और त्रिपुरा के अलावा कौन से वो दो राज्य हैं जिनके जनजातीय प्रशासन से संबंधित प्रावधान छठी अनुसूची में दिए गए हैं। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ए यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 85 कह रहा है कि सही विकल्प का आपको चयन करना है। संविधान का भाग 9, तो ये तो आप जानते हैं पंचायतों से संबंधित है। संविधान का भाग ख, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। 9th ए, और संविधान का भाग ख यानी कि 9th बी, ये देखिए सहकारी समितियों से संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सेकंड केवल आपका सही है, इसका मतलब बी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित किया गया है। तो देखिए ये है आपका अनुच्छेद 29, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 87 क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत विकल्प का आपको चयन करना है। अनुच्छेद 239 क यानी कि जो अनुच्छेद 239 ए है, इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है, ये भी ठीक है, ये हाल ही में न्यूज में भी था, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 164 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। देखिए राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में जो उपबंध किया गया है वो 163 में किया गया है, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखिए जो 28 जुलाई है इसको हेपेटाइटिस दिवस ये मनाया जाता है, इनके ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। 89 क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम खनिज डाटा के अनुसार विश्व में लेड के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर आता है। यहाँ पर देखिए बात हो रही है वर्ल्ड की, तो सबसे पहले आता है चीन, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, देन आता है पेरू। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? चीन होना चाहिए, नहीं दिया है तो डी आपका आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन गलत विकल्प का आपको चयन करना है नवीनतम खनिज डेटा के अनुसार। कह रहा है कि मैग्नीसाइट के उत्पादन में भारत का विश्व में 15वां स्थान है, ठीक है। फिर कह रहा है मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में भारत का 6वां स्थान है, ये देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिया का 7th जो है रैंक है। फिर ये कह रहा है लोहा इसक के उत्पादन में भारत का विश्व में 4था स्थान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत विकल्प कौन सा आपका? बी, ऑप्शन नंबर 2, तो बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सबसे पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान है इन 4 ऑप्शन में से उसके बारे में आप बताइए। तो आइए एक मैप की लोकेशन के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं। आइए इनकी लोकेशंस को मैप पर लोकेट करते हैं। पहला ऑप्शन था आपका पेंच नेशनल पार्क का, तो ये देखिए यहाँ पर है। दूसरा आपका ऑप्शन कौन सा था? तो ये देखिए नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान था, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका था कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क देखिए ये यहाँ पर है। इसके बाद फॉसिल्स पूछा है, तो फॉसिल्स देखिए यहाँ पे कहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इन तीनों में ही अगर मैं लाइन खींच दूं तो यहाँ पर देखिए ये पेंच ये यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो उसका मतलब इन चारों में सबसे वेस्टर्न कौन सा है? तो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ से जो हमारा 92 क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन का पेंच राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, तो देखिए 92 क्वेश्चन इसमें कह रहा है सबसे दक्षिणी टाइगर रिजर्व आपको बताना है। बांधवगढ़, तड़ोबा देरी, संजय दुबरी और अचना कमार है, इनमें इन चारों में से कौन सा सबसे साउथ में है? तो इसको भी एक बार मैप के द्वारा हम देख लेते हैं। तो आइए हमारे जो ऑप्शंस थे उनको एक एक करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संजय दुबरी की लोकेशन है। फिर आ जाइए तो तड़ोबा अंधेरी, तो तड़ोबा अंधेरी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपका कौन सा था? एक अचना कमार था, अचना कमार को लोकेट करते हैं तो देखिए ये यहाँ पर है। और फिर आपका कौन सा था? बांधवगढ़ था, तो यहाँ पे देखिए बांधवगढ़ है। तो ये तो बड़ा आसान है कि इनमें सबसे साउथ में कौन सा है, तो कहीं ना कहीं तड़ोबा अंधेरी इनमें सब में साउथ में पड़ रहा है, तो यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। आइए लोकेट करते हैं।
क्वेश्चन का उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 93 प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा स्थल 1987 में यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया था। देखिए काजीरंगा, इसके बाद केवला देव और जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये सारे के सारे आपके 1985 में जो है यूनेस्को की लिस्ट में आए थे। काजीरंगा कहाँ है? असम में। केवला देव गहना कहाँ पे? राजस्थान में। मानस वन्यजीव ये भी असम में। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल है, इसको देखिए आपका 1987 में जो है जोड़ा गया था। तो ये डी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का किस पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल अन्य 3 से कम है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, जो पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य है ना, इसका जो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर की बात करें तो लगभग 7 ही है, जबकि समन लगभग 52 हो जाता है। समसपुर की अगर बात करें तो ये तो 79 पहुंच जाता है, और जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये 30 है। तो ध्यान रखिएगा पार्वती अर्का का जो है काफी कम है, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है खेरिया हवाई अड्डा लखनऊ में है, तो जी नहीं, ये कहाँ है? ये आगरा में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है, ये बिल्कुल ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आगरा में है, जी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि वाराणसी में है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा वाराणसी में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ है? ये देखिए लखनऊ में है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प, तो जो बी है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। राइट, चलिए उसके बाद 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन आपको करना है। त्योहार ओणम कब आता है? तो देखिए ओणम होता है अगस्त में। पोंगल कब होता है? तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये जनवरी में होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओणम होता है अगस्त में, पोंगल होता है जनवरी में। अच्छा, गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा मार्च में होता है, और उसके बाद वांगला देखिए नवंबर में होता है। तो गलत विकल्प यही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से देखिए आपको चयन करना है सही सुमेलित जो नहीं है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मूल राज्य और लोक नृत्य दिए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश तपेता गुल्लू, ये बिल्कुल सही बात है। असम का बागुरुम्बा, ये भी ठीक है। फिर देखिए जो टिप्पणी जुरियन है, ये दरअसल गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और जो ओठम थुल्लाल है, ये केरल का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 98 क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल में हो जनजाति, ये भी ठीक है। उसके बाद शोम्पेन जनजाति, तो देखिए अंडमान निकोबार में है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नागासिया जनजाति, ये छत्तीसगढ़ में है। और मारम जनजाति, ये देखिए मणिपुर में है। तो सही विकल्प कौन सा है? पहला, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन कह रहा है गलत विकल्प का चयन कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज किया जाता है, सही है। डेथ पेनल्टी रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच, ये भी ठीक है। तो पूछ रहा है गलत विकल्प तो कोई भी नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। गुजरात, वेरी गुड, आपने सही बताया। हरी के आंध्र भूमि, ये पंजाब में है। पोंग डैम झील, ये देखिए हिमाचल प्रदेश में है। रुद्र सागर झील आपको भी याद होगा, ये देखिए त्रिपुरा में है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इसी वजह से यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 101वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एपिथीलियम होते हैं वो लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और वक्र नलिकाओं में पाए जाते हैं, वो किस तरह की शेप के होते हैं? देखिए घनाकार होते हैं, यानी कि क्यूबॉइडल जो है होते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती है, रीनल ट्यूबुलस जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है आरएनए किस में उपस्थित नहीं होता? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो हो गया, इसमें डीएनए होता है। ठीक है, और जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य होते हैं, इन दोनों में ही आरएनए पाया जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो गया? तो देखिए बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका आंसर हो गया। राइट, 133वां क्वेश्चन देखते हैं। रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कत्था एकेशिया पौधे की लकड़ी से, ठीक है। रबर हीबिया पौधे से प्राप्त लेक्टस से, ठीक है। हिंग फेरुला पौधे की जड़ों से प्राप्त रेजिन, ये भी ठीक है। रेस्परीन राउफोलिया जो राउवोल्फिया जो है उसके तनों से, देखिए राउवोल्फिया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके तनों से नहीं बल्कि जड़ों से मिलता है। तो कई बार ना क्वेश्चन हम जल्दबाजी में ठीक कर देते हैं कि राउवोल्फिया तो हमने पढ़ा था, लेकिन ध्यान रखिए कि क्या लिखा है, तना लिखा है, जड़ लिखी है, क्या राइट आंसर है ना। तो कई बार इस तरह से आप जब ध्यान देंगे तो सिली मिस्टेक से बच जाएंगे। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104वां कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो घरेलू मक्खी की वजह से देखिए हैजा हो जाता है। रेड फ्ली की अगर बात करें तो बुलबोनिक प्लेग नाम की डिजीज होती है। सेंड फ्लाई की वजह से देखिए कालाजार होता है। सीसी मक्खी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनती है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। बात करते हैं 105वें प्रश्न की।
यहाँ पे पूछा गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। विटामिन B1 बेरी-बेरी रोग, उसके बाद विटामिन B2 कैलोसिस रोग, विटामिन B3 पेलाग्रा रोग। ये सारे के सारे क्या है, ठीक है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। 106 प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जिंक की वजह से क्या है, देखिए भूख की कमी हो जाती है। क्रोमियम की वजह से देखिए क्या हो जाता है, जो ग्लूकोज उपापचय उससे ये संबंधित है। कोबाल्ट देखिए रुधिर की क्षीणता से संबंधित है। और जो संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता होती है, ये देखिए सेलेनियम की वजह से नहीं होती बल्कि मैग्नीज की वजह से होती है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए हमारा आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न बोल रहा है कि सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है जो मूसला जड़ें होती हैं उनके रूपांतरण के संबंध में, यानी कि जो आपकी टैप रूट्स होती हैं उनकी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। तो जो तुर्कु रूप है वो शकरकंद में बदल जाता है क्या? आइए कि करके इसको थोड़ा सा समझते हैं, इंग्लिश में भी देखते चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा क्या है ये हिंदी में मुश्किल होता है। तो देखिए जो आपका तुर्क रूप है जिसको फ्यूजिफॉर्म भी बोलते हैं, ये दरअसल मूली में यानी कि रेडिश में जाता है। ठीक है, इसके बाद कुंभी रूप, कुंभी रूप का मतलब क्या होता है, नैपीफॉर्म, नैपीफॉर्म ये क्या मतलब टर्निप में, टर्निप यानी कि आपका शलजम, ये बिल्कुल ठीक है। फिर शंक्वाकार, शंक्वाकार मतलब कॉनिकल, ये किस में जाता है, तो गाजर कैरेट हो जाएगा। फिर आपका गांठदार जिसको ट्यूबरियस भी बोलते हैं, ये जाएगा आपका शकरकंद में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला मिल जाएगा ये स्वीट पोटैटो में। तो यहाँ पे देखिए सही कौन सा है आपका, तो सही केवल आपका जो है यहाँ पर बी ऑप्शन है। तो बी यानी कि कुंभी रूप यानी कि नैपीफॉर्म टर्निप, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न, किस मिश्र धातु के निर्माण में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का प्रयोग होता है? तो देखिए जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है इसको मिला के मैग्नीशियम धातु जो है वो बनाते हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछ रहा है इन चारों में से। तो इन चारों में जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता है वो पोटेशियम की है, उससे कम सोडियम है, देन कैल्शियम है, देन मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। 110वां क्वेश्चन, गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है, माफ कीजिएगा, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तारों का टिमटिमाना, ये घटना अपवर्तन की वजह से होती है। साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना, ये देखिए व्यातिकरण की वजह से होता है। ठीक है, जो आपका इंटरफेरेंस होता है। फिर वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये भी अपवर्तन की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए जो गलत पूछा है तो बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। 111वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर गलत विकल्प का चयन आपको करना, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। उत्तर प्रदेश में जो वनावरण है, देखिए दो वर्ड का ध्यान रखा कीजिए, तो वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर और एक वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर, दोनों में डिफरेंस है और दोनों की वजह से डाटा थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर है वो 14,870.89 वर्ग किलोमीटर है, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में वनावरण कुल क्षेत्रफल का 6.15% है, ये भी ठीक है। पिछले आकलन की तुलना में उत्तर प्रदेश के वनावरण में लगभग 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, ये गलत है क्योंकि जो वनावरण है फॉरेस्ट कवर है उसमें देखिए 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो गलत पूछा है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या रहा है, कौन से जिले में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है और किस जिले में सबसे अधिक कम जो है दर्ज की गई है? देखिए जो सहारनपुर है वहां पर सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट कवर हुआ है और जो सोनभद्र है वहां पे सबसे कमी देखने को मिली है, तो इसका मतलब बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पिछला आकलन 2019 की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य के इस बार वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर की बात कर रहा है, कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये देखिए जो वृद्धि दर्ज की गई है 79 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई है, सी आपका आंसर हो जाएगा। 114 प्रश्न में पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम अति सघन वन है? तो ये देखिए बस्ती है, बस्ती में सबसे कम अति सघन वन है और 51 जिले तो ऐसे हैं जहाँ पे अति सघन वन है ही नहीं, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिए सही विकल्प का चयन करना है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आपको डाटा को ध्यान में रखते हुए। तो पिछले आकलन 2019 की तुलना में वनावरण में फॉरेस्ट कवर में 1540 वर्ग किलोमीटर की जो है ये कह रहा है वृद्धि दर्ज की गई है, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है पिछले आकलन 2019 की तुलना में आंध्र प्रदेश राज्य के वन आवरण में 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, ये भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 116वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किस राज्य का वृक्ष आवरण की दृष्टि से तीसरा स्थान है? तो देखिए अगर हम वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बात करें तो जो ट्री कवर है उसमें टॉप के 5 स्टेट आती है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश जो है बी आंसर हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन,
ये कह रहा है कि जो हमारी वन रिपोर्ट 2021 थी, किस राज्य में मैंग्रोव क्षेत्र में 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। तो देखिए उड़ीसा में करीब हुई है कितनी, 8 वर्ग किलोमीटर की, महाराष्ट्र में करीब 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक में करीब 3 वर्ग किलोमीटर की। जो 10 से ऊपर तो नहीं हुई, तो डी इसका आंसर जो है हो जाएगा। 118वें प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 26 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए आदिवासी जिलों की सब जो जनसंख्या वो सबसे अधिक आपकी है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि देश में कितने आदिवासी जिले, तो 218 हैं। और मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी जिले हैं, जनजातीय जिले, तो ये देखिए आपके 24 जो कि सर्वाधिक है, तो यहाँ से ए आंसर आपका हो जाएगा। 119वां क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सहारनपुर नहीं, ये देखिए जो सबसे पश्चिमी जिला है शामली है। फिर कह रहा है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला देखिए सोनभद्र, ये ठीक हो जाएगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। 120वां, उत्तर प्रदेश राज्य का ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आपको जो है इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यूपी का जो ललितपुर जिला है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसके जो पूर्व में है वो देखिए टीकमगढ़ जिला है, आई एम सॉरी माफ कीजिएगा, टीकमगढ़ जिला है। दक्षिण में देखिए सागर जिला है और पश्चिम में अशोकनगर जिला और शिवपुरी जिला है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि गलत विकल्प उसने पूछा है। 121वां पूछा है, ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से अपवर्तनांक अन्य तीनों की तुलना में किसका अधिक है। बर्फ का देखिए 1.31 होता है, क्राउन कांच का देखिए लगभग 1.52 होता है, सेंधा नमक की बात करें तो 1.54 होता है और तारपीन का तेल 1 पॉइंट कितना होता है 48 होता है। तो यहाँ से सही आंसर सी हो जाएगा, सेंधा नमक। इसके बाद पूछ रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो देखिए नायलॉन जो है उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है मीटर पर सेकंड की बात की जाए तो। 123वें प्रश्न को देखते हैं जिसमें कह रहा है गंगा उसके सहायक नदियों के तटों पर स्थित जो अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 में 39% से बढ़कर 2020 में कितने परसेंट हो गई। यानी कि जो कंपाइलेंस स्टेटस था ग्रोसली पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज का जो कि गंगा के बैंक में थे, ठीक है, वो 2017 में 39% था। अब वो कितना हो गया है बढ़कर, आपको ये बताना। तो देखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण 21 और 22 वाला था उन्होंने बताया है कि ये जो आप कह सकते हैं अनुपालन स्थिति है यानी कि कंपाइलेंस का जो आप कह सकते हैं एक स्टेटस है वो बढ़कर 81% हो गया, यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 124 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा कब तक के लिए जो है देश भर में पार्टिकुलेट मैटर कंस्ट्रक्शन में 20 से 30% की कमी प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। तो देखिए जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है इसको भारत सरकार ने शुरू किया था 2019 में और ये कह के क्या था कि भाई 2024 तक देश भर में जो पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता होती है उसमें 20 से 30% की कमी हम लेकर आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 125वें प्रश्न की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन आपको करना है। वित्तीय वर्ष 2021 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है, ये बिल्कुल ठीक है। वित्तीय वर्ष 19-20-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की जो सीमा है 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी, ये भी ठीक है। प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा में 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि इतना ज्यादा डाटा नहीं पूछते हैं वो, बस आपको इतना पता हो कि हाँ सड़क निर्माण में पिछले वर्षों की तुलना में हमें जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, तो बस इतना अगर पता है तो क्वेश्चन बनने की संभावना उससे रहती है अच्छी खासी। चलिए 126वां प्रश्न देखते हैं। प्रमुख लोकगीत और क्षेत्र दिए गए हैं। रसिया तो ब्रजभूमि से आसान है इसको तो मिलाना, कजरी देखिए मिर्जापुर है, उसके बाद अगर बात करें आहला की तो बुंदेलखंड और बिरवा है पूर्वांचल। तो सही कौन सा है, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। 127 क्वेश्चन, यू सुक योल ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो उन्होंने 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में किसे हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में निर्वाचित किया गया है, तो जॉन ली काओ च्यू, इनको देखिए हांगकांग के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में नामांकित किया गया है, निर्वाचित किया गया है बेसिकली। तो इसका कौन सा हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है 128 देखते हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहे हैं अभिनव देशवाल को मैक्सिको के काक्सियास डो सुल, ठीक है, में आयोजित 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक उनको मिला है। तो दरअसल ये जो काक्सियास डो सुल है ये मैक्सिको में नहीं है बल्कि कहाँ है, ब्राजील
केरल में है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ए हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जो मैड्रिड ओपन खिताब 2022 है उससे संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज स्पेन के थे, ये जीते, सही है। महिला एकल की बात करें तो ओंस जबेराउ ट्यूनीशिया के थी, ये भी ठीक है। पुरुष युगल की बात करें तो देखिए, जो आपके एक तो थे वेस्ली कूल होप नीदरलैंड के, और दूसरे आपके नील स्कूपस्की थे यूनाइटेड किंगडम के, इनके ये नाम गलत है, ठीक है। और पुरुष युगल की बात करें तो जो आपके गैब्रिएला डार्बोवस्की और गिउलियाना अल्मोस, ठीक है, ये थे। जो गैब्रिएला है वो कनाडा की है, जो गिलुइलियाना है वो मैक्सिको की है। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर में। फिर 130वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई अधिगम योजना के तहत लगभग कितने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा सहायता के लिए टैबलेट जो है कंप्यूटर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो देखिए, हरियाणा सरकार ने हाल ही में ई अधिगम, इसको इंग्लिश में जो बोला जाएगा वो भी ई अधिगम ही नाम है इसका इंग्लिश में भी, इसके तहत 3 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। 131वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉस्मोस माला बारिकस परियोजना के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, ये जो केरल राज्य सरकार है उन्होंने हाल ही में इस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो केरल और नीदरलैंड बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। 132 क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसके सहयोग के साथ हाल ही में आजादी की अमृत कहानियां पहल के अंतर्गत लघु वीडियो की एक श्रृंखला जारी की है? ऐसा उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ देखिए शुरू किया है, नेटफ्लिक्स इंडिया, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 133 क्वेश्चन की। इसमें देखिए गलत विकल्प का चयन आपको करना है। पहला क्या, रॉबर्ट गालोब ने हाल ही में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में उनको चुना गया, ये ठीक है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। ये 28 नहीं है, 18 दिसंबर होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे गलत विकल्प कौन सा है, दूसरा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 18 दिसंबर डेट जो है ध्यान रखिएगा। 134, गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है। अजय श्रीनिवासन को आदित्य बिरला कैपिटल के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ये गलत है, क्योंकि वो अजय श्रीनिवासन नहीं है, बल्कि वो कौन है, उनका नाम जल्दी बताइए। विशाखा मूल्य उनका सही नाम है, ठीक है। दूसरा कह रहा है नीति आयोग ने हाल ही में बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा आंसर हो जाएगा। 135 क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मकाई किबाकी का हाल ही में निधन हो गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर है कि 2020 की पद्मश्री पुरस्कार विजेता और उड़ीसा की प्रख्यात लेखिका बीना पानी मोहंती, उनका हाल ही में निधन हो गया है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाली, इसको ध्यान रखिएगा। तो सी इसका आंसर जो है हो जाएगा। 136 क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से 270 करोड़ रुपए की लागत से 3 मूर्ति स्टेट में बनाया गया है, बिल्कुल ठीक। हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ से हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नई दिल्ली में दिए गए, इससे संबंधित सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। तो देखिए, जो प्रथम पुरस्कार मिला वो तो यूपी को मिला, बिल्कुल ठीक है। जो सेकंड इसका पुरस्कार था वो देखिए मिला राजस्थान को, ठीक है। और थर्ड की बात करें तो तमिलनाडु को मिला, तो उसमें से ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर 138 क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही में किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है देखिए उदय कोटक। फिर ये कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में गुजरात के किस जिले में भारतीय नौसेना के जहाज INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कॉलर से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या, गुजरात के जामनगर में, ठीक है। तो यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 139 क्वेश्चन की। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसने हाल ही में कर्नाटक में वर्णिका नाम की एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है, तो कहां पे की है? तो कर्नाटक के मैसूर में की है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। फिर देखिए, हाल ही में किस देश की सेना ने और किस देश की सेना ने लुजान में सैन्य अभ्यास जो है बलिकतान 2022 जो है शुरू किया? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साथ में जो फिलीपींस की सेना है इन्होंने किया। तो 140 का ए आंसर हो जाएगा।
141 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC पर कितने मिलियन के फार्मोसा बॉन्ड को देखिए सूचीबद्ध किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर अपने 300 मिलियन के फार्मोसा बॉन्ड को देखिए आप कह सकते हैं सूचीबद्ध किया है। जो फार्मोसा बॉन्ड होते हैं इनको ताइवान में जारी किए गए मतलब जो बॉन्ड होते हैं उनके लिए कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ए हमारा आंसर हो जाता है। 142 क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ये जो दिया गया है दरअसल वो नाम है पाउली फिल्म, ठीक है। फिर है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किस अभिनेत्री को क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? कियारा आडवाणी को दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 143 क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि सही विकल्प का आपको चयन करना है। हाल ही में अजीत मिश्रा को आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये गलत है क्योंकि जो चेतन घाटे हैं उनको देखिए नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है भूटान भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया, ये भी गलत है क्योंकि ऐसा करने वाला नेपाल जो है बन गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प कोई भी नहीं है, डी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 144 क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वहां के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्मार्ट कार्ड, आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप जो है इसको लॉन्च किया है? ठीक है, तो देखिए जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने बेसिकली दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ पर ये जो है लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं 145 क्वेश्चन, केवल 5 प्रश्न ही देखिए अब हमें डिस्कस करने रहते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में केरल के इडुक्की जिले में खूबसूरत हिल स्टेशन वागामोन का पहला कारवा पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह बिल्कुल ठीक है। हाल ही में मेटावर्स की दुनिया में दुकान स्थापित करने वाला JP मॉर्गन दुनिया का पहला बैंक बन गया, ये भी ठीक है, सी। दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। 146 क्वेश्चन, बॉलीवुड अभिनेता कौन सा जो ऑनलाइन कौशल गेमिंग एप्लीकेशन E23 का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? ये देखिए शाहरुख खान है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 147 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया है कि किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष युगल खिताब को जीता है? तो ये देखिए थानासी कोकिनाकस और निक क्रिजियोस, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? तो डी देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। 148 क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ग्राहकों के लिए कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए? ये किए टेरापे पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज शीर्षक से एक सचित्र कॉमिक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। तो 20 का आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि तमिलनाडु के किस जिले में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को हाल ही में 2010 में बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है? तो ये कहाँ पे है? ये देखिए इरोड़ा जो है ना, इरोड़ जिला, वहां पर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो ने आपको रिवीजन करवाने में काफी हेल्प की होगी। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेहद नमस्कार।